तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये जो दिसंबर का मंथ आने वाला है, ये किस प्रकार से बीतेगा, आप अपने लिए इस मंथ को कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यह आपका ही लगन चार्ट है और इसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है, ये कुछ इसी प्रकार से दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ये कुंडली के प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। में सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य यहाँ 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका प्रवेश धनु राशि में होगा। बुध का प्रवेश अगर देखा जाए तो बुध वृश्चिक में ही वक्री रहेंगे इस मंथ के दौरान। शुक्र 2 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर रहेगा कर्क राशि में। इसके साथ बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे इस मंथ में। इसके साथ साथ शनि जो है कुंभ में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हमें देखने को मिलेंगे 1 दिसंबर को। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में। तो गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ जो आपकी प्लेसमेंट नजर आ रही है, इनका क्या क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे और ये वृश्चिक राशि में है। यहाँ पर इनके साथ बुध भी रहेंगे इस मंथ में। यहाँ आपको सूर्य ज्यादा से ज्यादा करियर के लिए अच्छा स्थिति देंगे, और क्योंकि अभी 10th हाउस में वैसे भी गुरु वक्री चल रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी प्लानिंग का मौका हो सकता है करियर के लिए। इसके अलावा कहीं न कहीं फैमिली के मामलों में भी आप पूरा-पूरा हस्तक्षेप करते हुए नज़र आएँगे, और आपका जो घर है, कहीं न कहीं घर में अगर कोई बड़ा निर्माण कार्य आपको करना है या घर का डेकोरेशन वगैरह अगर आपको करना है, तो वो आप इस समय कर सकते हैं। सूर्य की यहाँ स्थिति होने की वजह से परिवार वालों के साथ किसी न किसी बात को लेके थोड़े बहुत मतभेद रहेंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य आपको बहुत ज़्यादा ईगो प्रोवाइड कर रहा है। सूर्य की इस स्थिति की वजह से आपको माता-पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ रह सकता है, और सूर्य की इस स्थिति की वजह से कहीं न कहीं आपको करियर पर ज़्यादा फ़ोकस करने को मिल सकता है पारिवारिक सपोर्ट की वजह से। तो सूर्य की जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके 10th हाउस पे, इस वजह से लगभग 15 दिसंबर तक के लिए अगर आप अपने करियर के लिए कुछ नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियस होके ध्यान देना चाहिए। सूर्य की इस दृष्टि की वजह से जो आप प्लानिंग जो काफ़ी ज़्यादा देरी से करते और काफ़ी ज़्यादा आपको समय लगता, वो अब इजीली कर जाएँगे। यहाँ इनके साथ बुध भी वक्री स्थिति में है, तो यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न की स्थिति फिर भी क्रिएट हो सकती है। बुध और गुरु का यहाँ आमना-सामना हो रहा है, एक-दूसरे की दृष्टि एक्सचेंज हो रही है, और यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों की ही एनर्जी भी यहाँ आपस में एक्सचेंज हो रही है, जबकि सूर्य के लिए गुरु एक मित्र ग्रह है, और निश्चित ही यहाँ सूर्य आपको करियर के लिए बहुत अच्छी स्थिति प्रोवाइड करेंगे। पर देखिए, लियो एसेंडेंट वाले जो भी हैं, यानी सिंह लगन वाले जो भी लोग हैं, वो वैसे भी थोड़े इगोइस्टिक होते ही हैं, और क्योंकि उनमें सूर्य के बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, उनका लगन ही सूर्य का है। इसलिए कहीं न कहीं सूर्य आपके इस हाउस में अगर हैं 15 तारीख तक, तो आप इस हाउस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, जिससे आप थोड़ा समय अपने परिवार के लिए बिताना चाहेंगे, और कहीं न कहीं आप थोड़े ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आएँगे फैमिली के कार्यों में, और थोड़ा-सा हस्तक्षेप करते हुए नज़र आएँगे। सूर्य की ये दृष्टि आपको मान-सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी, जो कि 10th हाउस पे पड़ रही है। यहाँ आपको करियर के लिए अच्छी प्लानिंग करने का भी मौका मिलेगा। तो जो समय अभी आपको लग रहा है करियर के लिए प्लानिंग करने में, कहीं न कहीं थोड़ा-सा ईज़ी होने वाला है अगले महीने में, आने वाले समय में। तो यहाँ पे आप पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होके अगर काम करें करियर के लिए, तो एक अच्छी स्थिति हमें नज़र आती है। सूर्य का उसके बाद यहाँ से राशि परिवर्तन होगा। 15 तारीख के बाद वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएँगे। धनु राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे, आपकी निर्णय क्षमता काफ़ी अच्छी होगी। करियर को लेके या किसी भी अन्य काम को लेके आपको निर्णय करना हो, कोई भी काम का आपको मैनेजमेंट करना हो, तो अच्छा रहेगा। धन के साधन के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के स्रोत क्रिएट करने या ज़्यादा से ज़्यादा धन के साधन अपने लिए बनाने में भी सूर्य यहाँ आपको हेल्प करेंगे। संतान के साथ थोड़ा बहुत यहाँ मनमुटाव देखने को मिल सकता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ आपके 11वें भाव पे पड़ेगी, तो अर्निंग्स के मामले में मान लो अगर आपका पैसा कहीं फँसा है, आपको सैलरी नहीं मिली, या आपने किसी को पैसे उधार दे दिए हों और वो पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे, तो वो पैसे अब आप निकलवा सकते हैं।
सूर्य की यहाँ दृष्टि होने से आपका मन या आपका दिमाग काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि सूर्य 5वें भाव में बैठकर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं 11वें भाव पे। तो नेटवर्क विस्तार में मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ अगर आप कोई भी बिज़नेस भी अगर कर रहे हैं, तो बिज़नेस में भी आपको अच्छी खासी यहाँ सूर्य मदद दे सकते हैं। सूर्य की दृष्टि जो कि 11वें भाव पे पड़ रही है, 11वें भाव पे दृष्टि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। ऐसा सूर्य आपके मान-सम्मान में भी पर्याप्त वृद्धि करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं बुध को। बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी और आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध की स्थिति फिलहाल 4th हाउस में है और ये वक्री स्थिति में है। तो कहीं न कहीं बुध जब भी वक्री होते हैं गोचर में, हमने ये देखा है कि काफ़ी बार आपके सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं। आपके पास ज़्यादातर अपनी फैमिली को लेके, अपने अर्निंग्स को लेके, और आप उनमें से कौन-सा विकल्प अब अपने लिए चुनेंगे, ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कभी-कभी। तो यहाँ जो बुध की स्थिति है कुल मिलाकर, बुध आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न में डालेंगे, लेकिन यहाँ सूर्य आपकी मदद कर रहे हैं। और 15 तारीख के बाद जब यहाँ से सूर्य चेंज होंगे, तो यहाँ क्योंकि बुध और गुरु आमने-सामने हैं, इसलिए थोड़ा-सा आपको ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी और गुरु की यहाँ दृष्टि भी आपको थोड़ा हेल्प करेगी। अब देखिए, जो बुध हैं वो आपके चार्ट में 11वें और आपके दूसरे भाव के स्वामी, इसलिए अर्निंग्स के मामले में ये आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अपने इनकम को कैसे प्लान करेंगे, नए इनकम के साधन कैसे खोजेंगे, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर विकल्प चुनना पड़ेगा अपने लिए। आपके सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा। तो जब तक आपको सूर्य यहाँ मदद कर रहे हैं बुध के साथ होते हुए, तब तक आपके लिए अच्छा है, लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़ा-सा आपके लिए और ज़्यादा यहाँ डिफ़िकल्ट होने वाला है कि आप कौन-सा विकल्प चुन रहे हैं अपने लिए। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं शुक्र के गोचर को। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी है और 10वें भाव के भी वो स्वामी हैं। आपके चार्ट में इनका गोचर 6th हाउस में हो रहा है और ये मकर राशि में है फिलहाल। यहाँ का शुक्र थोड़ा-सा आपको खर्चा करवाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करवाएगा, और ये कहीं न कहीं अपने वर्क प्लेस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्थिति देगा कि आप कंफर्टेबल फ़ील कर सकें और आपका कहीं न कहीं किसी की तरफ अट्रैक्शन होना संभावित है, किसी के साथ कोई नया रिलेशनशिप बनना संभावित है। क्योंकि नीच का मंगल यहाँ दृष्टि डाल रहा है शुक्र पर और ये वर्क प्लेस का शुक्र है, तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए जिस भी कंपनी में या जिस भी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका किसी से अट्रैक्शन या किसी से अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, तो आपको सावधानी रखनी है। शुक्र यहाँ आपको एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको एंटरटेनमेंट वगैरह या अपने थोड़ा-सा समय निकाल के आप अगर कहीं न कहीं अगर एन्जॉय करना चाहें, आप एंटरटेनमेंट वगैरह करना चाहें अपना किसी के साथ भी, तो आप वो कर सकते हैं। बट यहाँ रिलेशनशिप वाइज़ उतनी अच्छी स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती। जब भी नीच का मंगल शुक्र पर दृष्टि डालेगा, तो कहीं न कहीं ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ने या कहीं न कहीं भोग-विलास की इच्छा ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब शुक्र आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी है, इसका मतलब है आपका जो करियर है, करियर से रिलेटेड फील्ड में ही ज़्यादातर आपका किसी से कोई अट्रैक्शन या अफेयर वगैरह होने की संभावना है। शुक्र यहाँ आपकी दृष्टि डाल रहे हैं 12वें भाव पे। 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आप अपने किसी रिलेशनशिप की वजह से या किसी के साथ फ्रेंडशिप की वजह से अपना कंपनी या अपना वर्क प्लेस चेंज करने के लिए देखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल जो कि 4th लॉर्ड है और आपके 9th लॉर्ड भी हैं। मंगल की स्थिति देखिए, मंगल की स्थिति 12वें भाव में बन रही है, मंगल नीच की स्थिति में है। तो अगर आप अपने विदेश यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, विदेश का प्लान कर रहे हैं या अपने स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं या अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको जल्दबाज़ी में डिसीज़न लेने से बचना होगा। मंगल यहाँ आपको थोड़ा-सा आक्रामकता देंगे और कहीं न कहीं रिश्तों को लेके ऐसा मंगल अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ़ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। मंगल की दृष्टि यहाँ से अगर देखी जाएगी तो आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है। 3rd हाउस पर जब भी मंगल इस प्रकार से दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ शुक्र पर भी वो दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे घर के वो जो भाव है आपका तीसरा भाव, उस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से कहीं न कहीं आप में थोड़ी आक्रामकता बढ़ना, आप में थोड़ी शुक्र से रिलेटेड चीज़ों की चाहत बढ़ना संभावित है। तो यहाँ पे जब भी मंगल का दृष्टि पड़ रहा है, तो थोड़ा भाई-बहनों के साथ विवादों को लेकर भी सावधान रहना है, क्योंकि तृतीय 6th में चले गए हैं और यहाँ पे हो सकता है कि अपने घर परिवार वालों के साथ या अपने भाई-बहनों के साथ थोड़ा आपका किसी न किसी बात को लेके मनमुटाव रहे।
मंगल का दृष्टि जो कि 6th हाउस पे पड़ रहा है, इसके बारे में मैंने अभी-अभी आपको बताया कि यहाँ पर थोड़ा-सा अट्रैक्शन और अफेयर वगैरह होने के चांसेस बन सकते हैं और एक एन्जॉय करने की इच्छा, अपनी लाइफ़ को एक अलग ढंग से जीने की इच्छा ऐसा मंगल आपको दे सकता है। बट वो जो तरीका होगा वो आपके लिए सही नहीं होगा। मंगल की दृष्टि फिर आपके 7th हाउस पे है। यहाँ देखिए मंगल आपको मैरिड लाइफ़ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैसे तो यहाँ अब शनि मार्गी हो चुके हैं, तो आपका जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और आप ये देखें कि आपका जीवन साथी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना हो और अगर आपके बीच में किसी भी प्रकार से पहले से मनमुटाव चल रहा है, तो आपको और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मंगल का 7th हाउस पे जो दृष्टि है कहीं न कहीं आपको भी थोड़ा आक्रामक बनाता है और जीवन साथी को भी। लेकिन आपका दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, कैसे आप उनके साथ कन्वर्सेशन में आते हैं, कैसे उनके साथ आप बात करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए और आपके नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इससे आपकी एक अलग प्रकार की छवि बनेगी लोगों के माइंड में। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर गुरु को। गुरु जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी और आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है। फिलहाल वो 10th हाउस में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा समय है आपके लिए करियर को प्लान करने का। आने वाले लगभग 2-3 साल के लिए आप अगर अपने करियर के लिए कोई अच्छी प्लानिंग करना चाहें तो इस समय कर सकते हैं। यहाँ देखिए गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं तो थोड़ा स्ट्रगल अवश्य ही करना पड़ेगा करियर में। अगर आप करियर में अच्छी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अभी आपको गुरु काफ़ी अच्छा खासा मौका दे रहे हैं। अब वो पंचम भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपनी कितने स्किल्स का, कितनी अधिक क्रिएटिविटी का इस्तेमाल अपने काम में करेंगे या अपने प्रोफ़ेशन में करेंगे, इसको लेकर आपको समझना है। गुरु का यहाँ से जो दृष्टि है वो दूसरे भाव पे है, वाणी स्थान पे है। यहाँ केतु ऑलरेडी ट्रांज़िट कर रहे हैं और यहाँ फैमिली के साथ जो भी आपके मतभेद रहेंगे, अगर किसी भी प्रकार का मतभेद है धन संपत्ति को लेकर या किसी अन्य काम को लेकर, तो अब आपको उन मतभेदों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से इनका दृष्टि आपके 4th हाउस पे और 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से कहीं न कहीं आपका सूर्य ही सिर्फ़ यहाँ आपको ज़्यादा मदद कर सकता है घरेलू मामलों में और आपके करियर से जुड़े मामलों में। तो गुरु का यहाँ भी फिर प्लानिंग वाला रोल ही रहेगा। अगर आप अपने घर परिवार के लिए कोई घर में कंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा काम की, तो आप थोड़ा-सा समय ले सकते हैं। फिर इनका यहाँ से जो दृष्टि पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे इनकी दृष्टि है तो कहीं न कहीं आप अपनी पूर्णतया बुद्धि या पूर्णतया विवेक का इस्तेमाल अपने वर्क प्लेस पे नहीं कर पाएँगे। इससे आपको थोड़ा काम करने में डिले होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि आपके 6th और 7th लॉर्ड है। 6th और 7th लॉर्ड होकर जब शनि इस प्रकार की स्थिति में आते हैं, तो जीवन साथी के प्रति आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं। जिन लोगों का अभी मैरिज नहीं हुआ था, जिन लोगों के मैरिज के मामले अटक गए थे, एंगेजमेंट होके मामला बीच में रह गया था, तो अब आप थोड़ा-सा प्लानिंग कर सकते हो। अब धीरे-धीरे शनि यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और शनि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर आपको लगाना पड़ सकता है और ऑलरेडी जिन लोगों का डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है या जिन लोगों का कोई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, उन लोगों के भी मामले निपटने की संभावना बनेगी। लेकिन यहाँ देखिए शनि क्योंकि नॉर्मल स्थिति में आ चुके हैं, वो मार्गी हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा डिले अवश्य ही कर सकते हैं। शनि का दृष्टि यहाँ से रहेगा नवम भाव पे। नवम भाव पे इनका दृष्टि आपको लंबी दूरी की यात्रा दे सकता है, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा रुझान दे सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि दे सकता है। इनका दृष्टि फिर आपकी लगन पर पड़ रहा है। लगन पर जो दृष्टि पड़ रहा है उसकी वजह से आप में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शनि लेकर आएँगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने कार्यक्षेत्र में और अपने जीवन साथी के प्रति देखनी है। इसके अलावा यहाँ जो शनि का दृष्टि पड़ रहा है वो आपको डिसिप्लिन में रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती बनाएगा। शनि की दृष्टि 4th हाउस पर भी है। 4th हाउस पर जो दृष्टि है माता-पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद देखने को मिल सकते हैं या फिर आपका जो जीवन साथी है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में या माता-पिता के साथ रिलेशंस को लेकर थोड़ा इंटरफेयर कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है। चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो आपके 4th हाउस में रहेगा। यहाँ चंद्रमा ये दिखा रहे हैं कि आप अपने घर परिवार के कामों में या अपने माताजी से जुड़े कामों में कहीं न कहीं थोड़े बिज़ी रहेंगे और घर परिवार को लेकर कोई बड़ी चिंता आपके मन में रहेगी। यहाँ चंद्रमा का स्थिति है तो आपको करियर में कैसे डिसीजन लेना है और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आपके मन में। उसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं तो धन के लिए अच्छी स्थिति को दिखाते हैं, आपकी संतान के लिए अच्छी स्थिति को दिखाते हैं और आपको कोई ना कोई नया इनकम का आइडिया आ सकता है।
फिर यहाँ से चंद्रमा अपना राशि बदल लेंगे और चले जाएँगे आपके 6th हाउस में, जहाँ वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव बनाएँगे क्रिएटिव मामलों में भी और आपके वर्क प्लेस में भी। लेकिन यहाँ आप दूसरों को ज़्यादा मदद करेंगे, खुद को ज़्यादा इम्प्रूव करने की बजाय। फिर चंद्रमा का प्रवेश जैसे ही आपके सप्तम भाव में होगा, यहाँ शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा-सा दिक्कत आएगा, जीवन साथी के साथ इमोशनल कनेक्शंस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन भी आपको अपने रिश्ते को लेकर बढ़ सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और राहु और केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात ही कर लेते हैं। अच्छे दिनों में 2, 3 फिर 20, 21 तारीख और 25, 26 और 29 से 31 तारीख तक। ये दिन आपके लिए बेहद ख़ास है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा है, जिसमें आपको बार-बार रुकावटें, बार-बार दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको इस मंथ में थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 4 से 6 तारीख तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान किसी के साथ भी विवाद अगर आपका पहले से चल रहा है तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और किसी से भी नया विवाद मोल ना लें, अपने रूटीन को अच्छा रखें। आपको थोड़ा काम की ज़िम्मेदारी ज़्यादा मिल सकती है इस दौरान, लेकिन आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को फिट रखना होगा। चंद्रमा का गोचर जब पाइसेस में होगा तो 9 और 10 तारीख को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी कोई ज़िम्मेदारी या आपके ऊपर मानसिक रूप से थोड़ा बर्डन हो सकता है। चंद्रमा का प्रवेश जब अपनी ही खुद की राशि में होगा 17 से 19 तारीख तक, तो ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक सोचने के लिए मजबूर करेगा। कभी-कभी कुछ-कुछ डिसीज़न इस केस में गलत भी हो जाते हैं जब राहु केतु का इस हाउस से कनेक्शन हो तो। तो यहाँ चंद्रमा ऑलमोस्ट आपको ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करेगा और आप लगभग हर काम को करने के लिए ज़्यादा समय लेंगे। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है जहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। फिलहाल हम वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।